साल 1989 श्रीनगर की ठंडी दोपहर एक ऐसी घटना घटी जिसने भारत की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और कश्मीर के हालात हमेशा के लिए बदल दिए। करीब 3 बजे श्रीनगर के एक अस्पताल में इंटर्नशिप कर रही रुबैया सईद अपनी ड्यूटी के बाद रोज की तरह बस में बैठती हैं। ये वही बस थी जो लाल चौक से निकलकर नौगाम की तरफ जाती है। लेकिन उस दिन बस में कुछ और लोग भी सवार थे, साइलेंट प्लान और पहले से तैयार। जैसे ही बस चांदपुरा चौक के पास पहुंचती है, अचानक 3 लोग उठते हैं, हाथों में बंदूक, और कुछ ही सेकंड में बस रुकवा दी जाती है। यात्रियों की चीखें, डर, सन्नाटा, और फिर रुबैया सईद को बस के नीचे उतारकर जबरदस्ती नीली मारुति कार में बैठा दिया जाता है। कार तेजी से निकल जाती है। इस घटना के 2 घंटे बाद लोकल न्यूज को एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि गृह मंत्री की बेटी किडनैप कर ली गई है। इस एक फोन के साथ पूरी सरकार हिल जाती है, सुरक्षा एजेंसियां भाग दौड़ में लग जाती है। तो सवाल है साहब कि रुबैया कौन थी जिसकी किडनैपिंग ने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया था। इस घटना के 6 दिन बाद सरकार ने ऐसा कौन सा कदम उठाया जिस पर आज भी सवाल उठते हैं, और वो कौन था जिसने फोन करके किडनैपिंग की जानकारी दी। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। देखिए साहब, वीपी सिंह की सरकार बने अभी 5 ही दिन हुए थे और उनके गृह मंत्री थे तत्कालीन मुफ्ती सईद। देश नई सरकार के उत्साह में था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सिर्फ 5 दिन बाद ऐसा हादसा होने वाला है जो भारत की सुरक्षा, कश्मीर की राजनीति और आतंकवाद की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। 8 दिसंबर 1989 को रुबैया सईद को किडनैप किया जाता है, और ये किडनैपिंग इतनी हाई प्रोफाइल थी कि यह खबर आग की तरह फैली। इसके पीछे के कारण थे गृह मंत्री मुफ्ती सईद, क्योंकि रुबैया सईद इन्हीं की बेटी थी। और जैसे ही ये खबर सरकार तक पहुंचती है, पूरा सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ उसको आगे देखेंगे। उससे पहले देखते हैं कि आतंकियों ने इस घटना को अंजाम कैसे दिया था। साहब, ये सिर्फ एक किडनैपिंग नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था जिसने नई बनी वीपी सरकार को पहले ही हफ्ते में हिलाकर रख दिया था। और इस हाई प्रोफाइल किडनैपिंग के पीछे का एक नाम अशफाक माजिद वानी, JKLF का नेता। लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि अशफाक पहले जम्मू कश्मीर का एक प्रॉमिसिंग एथलीट भी था। ये इंटरस्टेट मैराथन का विनर भी रह चुका है। इसके अलावा फुटबॉल और टेबल टेनिस भी अच्छा खेलता था, और अशफाक का परिवार फाइनेंशियली स्टेबल भी था। उसके पिता मिडिल ईस्ट में इंजीनियर भी थे, लेकिन इसकी सोच कुछ और ही थी। अच्छे बैकग्राउंड से आने के बाद भी वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर लेते। उसने ग्रुप ज्वाइन किया, यानी कि JKLF, जहां उसका मकसद था सरकार को हिलाना। और आखिरकार वो मौका आया दिसंबर 1989 में, जब सईद गृह मंत्री बनते हैं। इसके बाद उन लोगों ने पहले मुफ्ती और फिर उनकी फैमिली की रेकी शुरू कर दी। इस दौरान उनको ऐसा रास्ता दिखा जिसकी उम्मीद तो खुद वानी और उसकी टीम को भी नहीं थी। इनको पता चलता है कि मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया श्रीनगर के लाल देद हॉस्पिटल में डॉक्टर है। अब यहाँ इनको पहली जानकारी तो मिल गई। अब उन लोगों को चिंता थी कि साहब, गृह मंत्री की बेटी है और वो भी कश्मीर में, तो सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग होगी, उसको ब्रेक कैसे किया जाए। लेकिन जब रुबैया सईद सिक्योरिटी के बारे में जो चीज उनको पता चली, इनके मंसूबे पूरे होते नजर आने लगे। दरअसल रुबैया सईद बिना सिक्योरिटी मिनी बस में घर जाती थी। इसका फायदा उठाते हुए आतंकी उन्हें किडनैप कर लेते हैं और एक पुलिस ऑफिसर के घर में रखते हैं। हालांकि ऑनलाइन सोर्सेज में पुलिस के घर रखने वाली बात में ये क्लियर नहीं होता है कि वो घर खाली था या फिर कोई रह रहा था। खैर, यहाँ से अब जावेद मीर ने एक अखबार को फोन किया और कहा कि JKLF ने मुफ्ती की बेटी को किडनैप कर लिया है। इस किडनैपिंग के पीछे की वजह जो बताई गई वो सबको चौंका देने वाली थी। उन लोगों का मकसद अपने 7 साथी, यानी कि शेख हामिद, शेर खान, नूर मोहम्मद कलवल, जावेद जगरार, अल्ताफ भट्ट, मकबूल भट्ट के भाई गुलाम नबी भट्ट और अहदबाज, इन सबको रिहा करना था, जिसको पुलिस ने जेल में बंद कर रखा था। अब ये सब खबर दिल्ली पहुंचते ही राजधानी से लेकर श्रीनगर तक हर एजेंसी, हर मंत्रालय, हर खुफिया यूनिट अचानक एक्टिवेट मोड में आ चुकी थी। दिल्ली के सबसे बड़े अफसर घंटों के अंदर श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। सभी एजेंसियां, IB, रॉ, CID, स्पेशल ऑप्स, सबकी मीटिंग्स लगातार चल रही थी। एक तरफ इन एजेंसियों की मीटिंग चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ किसी थर्ड पर्सन के जरिए इन आतंकियों से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की भी कोशिश हो रही थी। और इसमें सरकार के रिप्रेजेंटेटिव कामयाब भी हुए। एक गुप्त मीडिएटर के जरिए JKLF से बातचीत शुरू भी हुई। एक और अब बातचीत चल रही थी और दूसरी ओर सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी घाटी को हाई अलर्ट पर डाल दिया था। हर चेक पोस्ट, हर सड़क, हर गली, हर गांव, सब जगह सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। लेकिन साहब, JKLF ने अपनी चालें पहले से बिछा रखी थी। रुबैया को बार-बार लोकेशन बदल कर रखा गया और इस दौरान एक बार उन्हें श्रीनगर से सोपोर तक शिफ्ट किया गया। और ये शिफ्टिंग इतनी सीक्रेट थी कि पूरी घाटी में सिर्फ 5 लोगों को ही पता था कि रुबैया सईद उस समय कहां थी।
आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। लगातार 5 दिन दबाव में रहने के बाद सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था और 13 दिसंबर को भारत सरकार ने 5 आतंकियों को रिहा कर दिया और उसी शाम कई दिनों की अफरा तफरी, दबाव, बातचीत और डर के बाद रुबैया सईद को सोनवर स्थित जस्टिस भट्ट के घर सुरक्षित छोड़ दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे साहब कि जब सरकार को आतंकियों को छोड़ना ही था तो 5 दिन फिर क्यों लगाए? तो इसके पीछे का कारण बताया जाता है कि सरकार के मन में एक बात की चिंता थी कि अगर सरकार इनकी शर्तों को मान लेती है तो आतंकियों का मनोबल बढ़ जाएगा। लेकिन सरकार के पास धर्म संकट भी था कि गृह मंत्री की बेटी उनके पास थी, यानी सरकार के अंदर हर पल ये कैलकुलेशन चल रही थी कि देश के लिए कौन सा कदम सही होगा। आतंकियों की रिहाई के बाद वो हुआ जो सरकार उनसे बातचीत के दौरान सोच रही थी, यानी रिहा हुए आतंकियों के लिए कश्मीर में भीड़ जमा हो गई, लोग जश्न मना रहे थे, हर तरफ आजादी आजादी के नारे लग रहे थे। उस दिन पूरी रात कश्मीर में जश्न मनाया गया। अलगाववादी नेता हिलाल वार अपनी किताब में लिखते हैं कि रुबैया सईद की किडनैपिंग की सफलता ने कश्मीर में मिलिटेंसी को तेज कर दिया। इस घटना के बाद घाटी में अपहरण और हिंसा की घटनाएं बढ़ी और कई विशेषज्ञ इसे कश्मीर में आतंकवाद के विस्फोट की शुरुआती ट्रिगर घटनाओं में से एक मानते हैं, क्योंकि इसके बाद ही IC 814 विमान को हाईजैक, संसद हमला और घाटी में बड़ी आतंकी घटनाएं इसी अपहरण कांड के बाद से शुरू हुई थी। लेकिन साहब, इस हाई प्रोफाइल अपहरण ने सिर्फ कश्मीर को नहीं बदला, दिल्ली के पावर सर्कल को भी सीधा चुनौती दे दी। 5 दिन तक केंद्र सरकार दबाव में रही और JKLF को इतनी बड़ी अंतरराष्ट्रीय विजिबिलिटी मिली कि इस घटना का मास्टरमाइंड अशफाक मजीद वानी कश्मीर का सबसे चर्चित चेहरा बन गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। किडनैपिंग के कुछ ही महीनों बाद 31 मार्च 1990 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक एनकाउंटर में अशफाक को मार गिराया। लेकिन इतिहास कभी एक चेहरा खत्म होने से नहीं रोकता। कई बार एक घटना की गूंज दशकों तक सुनाई देती रहती है और यही हुआ रुबैया सईद किडनैपिंग केस में भी। इस घटना ने कश्मीर मिलिटेंसी को तेज कर दिया था। इस घटना के 35 साल बाद एक बार फिर से खबरों में हलचल मच गई। फिर इस किडनैपिंग केस में भगोड़ा घोषित शफात अहमद शांगलू को CBI ने श्रीनगर से गिरफ्तार भी कर लिया। शांगुल पर आरोप है कि वो JKLF की उस पूरी साजिश का हिस्सा था जिसके तहत रुबैया सईद का अपहरण करवाया गया। CBI के मुताबिक शांगुल ने रणबीर पैनल कोड और टाडा एक्ट की कई धाराओं के तहत यासीन मलिक और उसकी टीम के साथ मिलकर रुबैया सईद के किडनैपिंग को अंजाम दिया था। और यही वजह है कि शांगुल पर 10 लाख रुपए का नाम रखा गया था। वो JKLF में एक तरह का ऑफिसर लेवल कैडर था जो संगठन का फाइनेंस मैनेजमेंट संभालता था, यानी वो सिर्फ एक फुट सोल्जर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की कोर प्लानिंग में शामिल लोगों में से एक माना जाता है। अब सबसे अहम हिस्सा, तमिलनाडु में रह रही रुबैया सईद को CBI ने इस पूरे केस में गवर्नमेंट विटनेस यानी सरकारी गवाह बनाया है। 1989 के किडनैपिंग के 33 साल बाद CBI ने उन्हें अदालत में पेश किया, जहां उन्होंने यासीन मलिक सहित 5 आरोपियों की पहचान की और कहा कि हाँ, ये वही लोग हैं जो उनके अपहरण में शामिल थे। एक स्पेशल टाडा कोर्ट पहले ही यासीन मलिक और 9 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर चुका है, यानी अदालत ने ये मान लिया है कि इनके खिलाफ सुनवाई के लिए काफी प्रारंभिक सबूत मौजूद हैं। इसी बीच JKLF चीफ यासीन मलिक दूसरे केस टेरर फाइनेंसिंग में दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा भी काट रहा है। अब इन सब कहानियों से अलग जुलाई 2012 में नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि NSG के पूर्व मेजर जनरल OP कौशिक एक ऐसा खुलासा करते हैं जिसने पूरे देश में भूचाल ला दिया। रुबैया सईद के पिता और तत्कालीन गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जल्दी रिहा हो। कौशिक के अनुसार NSG सूचना मिलने के 5 मिनट के भीतर ही NSG ने पता लगा लिया था कि रुबैया को कहां रखा गया है। गृह मंत्री ने रुबैया को रेस्क्यू करने के बजाय NSG को पीछे हटने के निर्देश दिए और इसके बदले में क्या हुआ आप सबको पता ही चल गया। वैसे आपको क्या लगता है, इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है कि गृह मंत्री ही अपनी बेटी को जल्दी रिहा कराना नहीं चाहते थे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।